हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 17 दिसंबर और शुरू करते हैं फिल्म से स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज नमामि गंगे को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल हम जो हमारी गंगा नदी है उसके रिस्टोरेशन को लेके, उसके कंजर्वेशन को लेके काफी एफर्ट ले रहे हैं। खासकर 2014 में जब ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो हमारा दो ही मकसद था। पहला, एक तो गंगा नदी में जितनी भी पॉल्यूशन है उसको कम करना, और दूसरा ये कि फिर से उस नदी को रिजेनरेट करना। तो ये जो हमने एफर्ट लिया है नमामि गंगे के तहत, इसी को अब यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है। अब यूनाइटेड नेशन ने नमामि गंगे को कैसे रिकॉग्नाइज किया? दरअसल यूनाइटेड नेशन ने नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसको अपने टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। मतलब जो 10 ऐसे प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं दुनिया भर में, जहां पर जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उन 10 प्रोजेक्ट में से एक जो प्रोजेक्ट है वो हमारे देश का नमामि गंगे है। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट भी है। तो हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो हमारी बायोडायवर्सिटी का जो सिस्टम है, हम उसके प्रति काफी अवेयर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी हम अच्छे स्टेप ले रहे हैं। तो अब प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से हमें ये जानना है कि आखिर ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है या फिर कौन करता है। तो इसे यूनाइटेड नेशन डिकेड और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से लेकर 2030, तो इस प्रोजेक्ट के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत हमारे नमामि गंगे को रिकॉग्नाइज किया गया है। टोटल 10 प्रोजेक्ट को अभी तक रिकॉग्नाइज करा जा चुका है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये किसका इनिशिएटिव है? ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, ये फेक्ट आने की संभावना रहती है फिलिप्स में। और ये कहाँ पे डिक्लेयर किया गया? ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रहा है कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी का, कहाँ पे हो रहा है ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में हो रहा है। ये अभी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 मीटिंग है ये। अब जो हमको वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का जो टैग मिला है, इससे हमको फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि अब हमें यूनाइटेड नेशन इस मैटर में सपोर्ट करेगा, इस प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट करेगा। यूनाइटेड नेशन की फंडिंग मिल सकती है और टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी हमको मिल सकती है कि हम कैसे और अच्छे से नमामि गंगे उसको और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो हमारी नदी है उसको और अच्छे से हम पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं, कंजर्व अच्छे से कर सकते हैं, ताकि जितने भी हमारा नेचुरल स्पेस है उन्हें डिग्रेड होने से बचाया जा सके। अब नमामि गंगे क्या है? ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि जून 2014 में से लॉन्च किया गया था। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला, कि एक तो गंगा नदी का पॉल्यूशन कम करना, और हमारी जो नेशनल रिवर है गंगा उसका कंजर्व करना, उसको रिजेनरेट करना। तो ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एग्जीक्यूट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन सी बॉडी कर रही है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और स्टेट वाइज इसे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, अपने स्टेट वाइज जो प्रोजेक्ट है उनको ये रन करता है। तो ये नमामि गंगे को लेकर हमारे बेसिक फैक्ट है जो यूपीएससी हमसे पूछ सकती है, क्योंकि ये न्यूज में है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज प्रोजेक्ट बोर्ड को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल लोकसभा में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारे मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, उन्होंने ये रिप्लाई दिया था कि प्रोजेक्ट बोर्ड ने अभी जो भी स्टेप लिए हैं राजस्थान के गाँव में, वो अभी उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो हमें ये जानना है कि आखिर प्रोजेक्ट बोर्ड ही किया। दरअसल इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का इनिशिएटिव है, जिसको कौन हैंडल कर रहा है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवीआईसी। और इसके साथ में पार्टनर कौन है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और अभी आईटीबीपी भी है। अब इस प्रोजेक्ट बोर्ड का मतलब क्या है? बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स एंड ड्रॉट। इसका मतलब जितने भी हमारा ड्रॉट रीजन है वहां पर बम्बू की कल्टीवेशन करना, ताकि इसके जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं वो रियलाइज कर सकें, और साथ ही साथ जो जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां पर डेजर्ट एरिया में, उन्हें इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया जाए, उनकी जो रूरल इकोनॉमी है उसे डेवलप किया जाए। तो ये इसका मेन मकसद था। इसके फीचर क्या क्या है? एक तो इसमें कोई भी अलग से बजट से प्रोविजन नहीं किया गया है। इसमें होगा क्या कि जितने भी बम्बू की सेपलिंग्स है, जो भी सीड्स वगैरह हैं, ये एक एनजीओ द्वारा डोनेट किए जाएंगे, और ये कहाँ से लाए जाएंगे? आसाम से लाए जाएंगे। तो प्लांटेशन का काम देखेगी केवीआईसी अंडर स्वच्छ भारत अभियान। और इसको फिर मेंटेन कौन करेगा? ये बीएसएफ मेंटेन करेगी। अभी फिलहाल इसको डेजर्ट रीजन, जो राजस्थान का रीजन है, वहां पे इसका यूज किया जा रहा है, और साथ साथ गुजरात की जो डेजर्ट एरिया है वहां पर भी इसे यूज किया जा रहा है, ताकि इससे बम्बू का ग्रीन पैच ग्रो किया जा सके। साथ ही साथ जो डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है हमारे डेजर्ट एरिया में, उसे रिड्यूस किया जा सके। तो ये एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जिसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। अगर हम साथ में देखें नेशनल बम्बू मिशन का, तो इसका मकसद भी क्या है कि हमें हमारे जो फार्मर्स है उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है, ताकि हम बम्बू का जितना भी एक्सपोर्ट कर सकें उसको फैसिलिटेट कर सकें, और उसके रिगार्डिंग जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है बम्बू ग्रेन, क्योंकि बम्बू से अगरबत्ती बनती है, फर्नीचर बनते हैं, और भी सही के सारे चीजें बनती है, जिसका रूरल इकोनॉमी में इंटीग्रेट किया जा सकता है। रूरल में जितने फार्मर्स हैं उनको फायदा मिल सकता है बम्बू से। इसके लिए 22 बम्बू क्लस्टर्स को डेवलप करना था।
साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनको स्किल अपग्रेड करना कि उनके बम्बो को लेके, ताकि वो और ज़्यादा बम्बो से और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, उसको और ज़्यादा लोकल मार्केट में सेल कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसलिए इनका स्किल अपग्रेडेशन ज़रूरी था। और इसके साथ-साथ इस मिशन में ज़ीरो वेस्ट अप्रोच अपनानी थी, ताकि कम से कम लीस्ट वेस्ट होना चाहिए इसका। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ गोंड ट्राइब और हाटे कम्युनिटी को लेकर है। दरअसल जो हाटे कम्युनिटी है, वो कई सालों से ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें एसटी की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, और ये डिमांड उनकी 1967 से चल रही थी। ये हाटे कम्युनिटी होता क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा हाट लगते हैं। हाट में क्या होता है, जो लोकल मार्केट लगता है, वहाँ पे अपनी सब्जी बेची जाती है, मीट या फिर वूल के कपड़े। तो एक हाट होता है जहाँ पे लोकल मार्केट होता है। तो जो कम्युनिटी इस लोकल हाट को ऑर्गेनाइज करती है, जो वहाँ पे अपने सामान बेचती है, तो उन्हें हाटे कम्युनिटी बोला जाता है। ये हाटी कम्युनिटी हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ट्रांसगिरी रीजन में। तो जो टोंस नदी जो हिमाचल उत्तराखंड की जो बाउंड्री बनाती है, उसके बाउंड्री के इस पार टोंस नदी जो उत्तराखंड के साइड में है, वहां पर एक कम्युनिटी होती है जोनासर बावर, उत्तराखंड में। तो इन्हें जब 1967 में शेड्यूल ट्राइब का टैग दे दिया गया, तब से हाटे कम्युनिटी ये भी डिमांड करे कि लगभग सेम रीजन होता है, हम भी उतने बैकवर्ड हैं, तो हमें भी एसटी कम्युनिटी में शामिल किया जाए। तब से डिमांड चली आ रही थी। तो फाइनली लोकसभा में ये बिल पास कर दिया गया है, और ये बिल राज्यसभा में गया है। इसके बाद राष्ट्रपति की जैसे ही अनुशंसा होती है, तो इन्हें एसटी लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ एक बिल गोंड कम्युनिटी के लिए भी पेश किया गया है, जिसमें कुछ गोंड कम्युनिटी जो उत्तर प्रदेश में एससी कम्युनिटी में है, तो उन्हें एसटी लिस्ट में डालना है। क्योंकि अगर आप एमपी देखोगे, रीजन देखोगे, तो वहां पर जो गोंड कम्युनिटी है वो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में है, बट यूपी के डिस्ट्रिक्ट में जो गोंड कम्युनिटी है वो एससी की लिस्ट में है। तो गोंड कम्युनिटी का अगर हम देखें, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है वो किसका है? भील कम्युनिटी का है। लगभग 38% जो एसटी कम्युनिटी है वो भील कम्युनिटी को बिलोंग करती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। तो एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है, इस क्षेत्र में भील कम्युनिटी पाई जाती है। और गोंड जो कम्युनिटी है वो एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है। अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो कैसे ये इंक्लूड होते हैं एसटी की लिस्ट में, तो दरअसल क्या होता है, जब पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई डिमांड होती है कि हमें इस कम्युनिटी को एसटी की लिस्ट में ऐड करना है, तो वो अपनी रिकमेंडेशन को ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को भेजी जाती है। फिर ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इसको पूरा चेक करने के बाद में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजती है, और फिर उसके बाद इसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भेजा जाता है। फिर उसके बाद में ये कैबिनेट के पास आती है, और कैबिनेट फिर पार्लियामेंट से पास होती है। फिर जाके जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो एसटी की लिस्ट में शामिल हो जाती है। अभी हाल ही में कुछ ट्राइब्स को एसटी की कैटेगरी में डाला गया था। कौन कौन सी ट्राइब्स थी? एक तो नरी कौरावर जो तमिलनाडु के है, कुरुविकारन ये भी तमिलनाडु के है, और बेंजिया जो छत्तीसगढ़ की। ये 3 कम्युनिटी रिसेंटली एसटी की लिस्ट में ऐड हुए हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हैं जो एसटी के लिस्ट के रिगार्डिंग यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि लगातार न्यूज में है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास स्कीम को लेकर है। क्यों ये न्यूज में है? दरअसल ये कोई नई स्कीम नहीं है। हमारी जो पहले स्कीम थी, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, पीएम ट्रिपल के, ये जो स्कीम थी, ये स्कीम किसके अंडर आती थी? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये स्कीम को रन करती थी। पर अब इस मिनिस्ट्री ने इस नाम को बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना कर दिया गया। तो इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और ये एक टाइप की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसका 100% फंडिंग जो होती है वो केंद्र सरकार देती है। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके फंड करते हैं। तो इस स्कीम का एम क्या है कि जो लाइवलीहुड है माइनॉरिटीज का उसको इम्प्रूव करना, उन्हें स्किल देना, उन्हें एजुकेट करना, और एक खास चीज है कि वुमन लीडरशिप को डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप उनमें डेवलप करना माइनॉरिटी वुमेन्स को लेकर। इसके कंपोनेंट में क्या क्या है? एक तो स्किल और ट्रेनिंग देना, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करना खासकर वुमेन्स को, और उसके बाद एजुकेशन देना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ताकि जो हमारे माइनॉरिटीज के कम्युनिटी है उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सके, उनको मार्केट से लिंक किया जा सके। अब ये जो स्कीम है, ये 5 स्कीम को मर्ज करके बनाई गई है। कौन कौन सी 5 स्कीम है? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी एंड नई मंजिल। ये 5 स्कीम को मर्ज करके अब ये प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास ये योजना है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ग्लास रिपोर्ट को लेकर है। सबसे पहला फैक्ट यही है कि ग्लास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ग्लास रिपोर्ट को डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन वाटर मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। और यहाँ पे ग्लास का मतलब क्या है? द ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ग्लास। तो इस ग्लास रिपोर्ट में क्या मेंशन किया जाता है कि जितनी भी डाटा होती है ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन को लेकर, इसे बहुत बोला जाता है। तो 121 कंट्रीज का डाटा लिया जाता है। साथ ही साथ इसमें 23 एजेंसीज इसमें शामिल होती हैं, और डाटा कंपाइल करके ये बताया जाता है कि किस कंट्री में ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन, हाइजीन है, वो लैग कर रहे हैं, या फिर उनको फैसिलिटी नहीं है, या वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा डाटा कंपाइल किया जाता है कि उसके पीछे की वजह क्या है, क्या
फंडिंग नहीं हो पा रही है, या इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर बिहेवियरल इशू है। तो ये रिपोर्ट क्या करती है कि फिर रिकमेंडेशन देती है कि आपको जो वॉश है वो कैसे इंक्रीज करना है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि लेस देन वन थर्ड ऑफ कंट्रीज, मतलब मात्र 33% कंट्रीज में ही जो ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, हाइजीन है, उसको लेके एक्सेस मिल रहा है। बाकी जो 67% जो कंट्रीज है वहां पर अभी भी कई लेकनेस देखने को मिल रही है। कई जो लोगों को, खासकर रूरल बैकवर्ड लोगों को, उनको वो वॉश की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। इस रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया है कि हमें और ज्यादा इसको फंड देना पड़ेगा, और ज्यादा इनके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को हम इंश्योर कर सकते हैं। जो एसडीजी 6 है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन बाय 2030। तभी हम रियलाइज कर सकते हैं जब हम हर लोगों को ये पानी की, हाइजीन की पूरी जो सुविधा है वो एक्सेस करा पाए। तो ग्लास रिपोर्ट को लेकर यूपीएससी पूछ सकती है कि ये किसने रिलीज किया है, उसका क्या मकसद है, क्योंकि वॉश को लेकर यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? फर्स्ट है फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, सेकंड टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, कमर्शियल बैंक लीडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, फोर्थ है अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका, कौन सा पार्ट है जो रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर रियल सेक्टर का मतलब हमें समझना होगा। रियल सेक्टर का मतलब है जहाँ पे प्रोडक्शन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, जहाँ पे एक्चुअल कुछ प्रोड्यूस हुआ है उसे मार्केट में लाया गया है। फार्मर हार्वेस्टिंग क्रॉप, क्योंकि ये प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे क्रॉप्स का, तो पहला तो आएगा। सेकंड है टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कार्बन इनटू फैब्रिक्स, यहाँ पे फैब्रिक्स प्रोड्यूस हुआ है, तो ये रियल सेक्टर कहलाता है। अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें कि वो लैंड मनी करे ट्रेडिंग कंपनी को, ये तो एक टाइप की फाइनेंशियल सर्विस हो गई, यहाँ पे कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ है। फोर्थ है कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, यहाँ पर भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज देखने को मिलती है, मतलब तो यहाँ पे ये सर्विस एक्टिविटी है, यहाँ पे रियल सेक्टर नहीं है। रियल सेक्टर में आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया ए, 1 एंड 2 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।